हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई 2025। और हमने जो सॉल्व करना स्टार्ट किया है पेपर उसका सेट नंबर है 5511। इस क्वेश्चन पेपर का हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी। तो ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन और ओवरऑल पेपर का 17 क्वेश्चन है। ये आपके सामने है, इसको ट्राई कर लें आप। आपको अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बैटरी है, उसका ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस और कनेक्टेड टू अ रेहोस्टेट। बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं बैटरी। तो हमें एक बैटरी लेना है। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रेहोस्टेट कनेक्ट है, यानी कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। मान लीजिए किसी भी टाइम पर रेहोस्टेट आर रेजिस्टेंस देता है और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ हमने ई मान लिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बना के दिखा दिया है। ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान के चलें आप। चलिए ठीक है। एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले कि जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो ए और बी दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं इसको भी मान लेते हैं। तो ये होता है टर्मिनल वोल्टेज और ये होता है ईएमएफ। इनमें एक रिलेशन होता है कि मान लीजिए कि बैटरी से आई करंट अगर ड्रॉन होता है, बैटरी से कितना करंट ड्रॉन होता है, आई करंट। तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर। आर कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये फॉर्मूला है। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये होता है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। अब चूंकि अगर आप यहाँ पर देखें, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको C मान लेते हैं और इसे D मान लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है। तो C और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में आएगा। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को V मानता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी कितना होता है? V होता है। और ये सेम करंट I यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हैं तो V इक्वल टू आई आर से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह सेम रहता है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और सी एंड डी के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना हो यहाँ पर ए बी ब्रांच में या सी डी ब्रांच में, तो कहीं से भी कर लें, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि व्हेन करंट 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से कितना करंट ड्रॉन करना है? 2 एम्पियर। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ कि जो करंट हमारे पास है वो 2 एम्पियर है फ्रॉम द बैटरी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेहोस्टेट कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। तो रेहोस्टेट यानी कि यहाँ पर ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस रेहोस्टेट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। ये लिखा है कि अगर 2 एम्पियर करंट ड्रॉन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेहोस्टेट 5 वोल्ट। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रेहोस्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो या फिर यहाँ का देख लो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब आपको ए बी ब्रांच का भी वही लेना है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, करंट आपको दिया है 2 एम्पियर। इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो V की जगह पे पुट करेंगे आप 5 एम्पियर। E को E रहने दो क्योंकि हमें फाइंड करना है। करंट की जगह पे आप 2 लिख सकते हैं और इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस R।
एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन क्या बन जाएगा देखिए, तो E माइनस 2R इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, इसमें लिखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट रहेगा व्हेन करंट 4 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से करंट कितना ड्रॉन होना चाहिए, 4 एम्पियर। बस फिर से आपको इस इक्वेशन में रख देना है। तो V की जगह पे आप पुट करेंगे 4 और E माइनस I की जगह हमें कितना रखना है, 4 और इनटू में R, यानी कि इक्वेशन आपको मिल जाएगा E माइनस 4R इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो आपको ठीक लगे वो लगा लें। मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन है E माइनस 2R इक्वल टू 5 और मेरे पास सेकंड इक्वेशन है E माइनस 4R इक्वल टू 4। सॉल्व करने के लिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। E माइनस E को आप कैंसिल कर देना, प्लस का 4R में से 2R माइनस कर दो, प्लस का 2R बचेगा। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ से आप 2 को डिवाइड में ले जाइए तो R आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो R फाइंड हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब इस R की वैल्यू को रख दो किसी भी इक्वेशन में। हम फर्स्ट में रख लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कॉपी कर लो। इक्वेशन 1 हमारे पास कितना है देखिए, इक्वेशन 1 हमारे पास है E माइनस 2R इक्वल टू 5। आपको यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर देना है, तो E माइनस 2 इंटू R की जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 और इक्वल टू 5। 2 से 2 कैंसिल कर लेना, -1 बचेगा। -1 को उस साइड ले जाइए, क्या बन जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और EMF आपको मिल जाएगा यानी कि 6 वोल्ट। तो हमने E फाइंड कर लिया और R फाइंड कर लिया। R कितना आया था हमारे पास, 1/2। आप चाहो तो इसको 0.5 ओम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इक्वल टू E माइनस आई आर। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। ओके, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं और सेक्शन बी का देखिए ये क्वेश्चन। इसमें देखो क्या आ रहा है, इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज illuminated by light of wavelength 600 nanometer. The first minimum of the pattern fall at 30 degree. Calculate the width of the slit. इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो देखिए है ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन का, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं। YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो अलग है, ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो यानी कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन करना है। ये मान लो कोई भी सिंगल स्लिट है जहाँ से लाइट एंटर होगा और इस स्लिट की जो विड्थ है उसको मैं मान लेता हूँ A। स्लिट का विड्थ हम कितना मान लेते हैं, A। और सामने लगा देते हैं एक स्क्रीन। अब होता यह है कि लाइट इस तरीके से एंटर होता है शैडो रीजन में, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, तो बीच में आपको मिल जाता है सेंट्रल ब्राइट। ब्राइट के बाद यहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट डार्क। क्या मिलता है, फर्स्ट डार्क। और इस तरफ भी क्या मिलेगा, पहले डार्क मिलेगा, तो ये फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क के बाद ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट ब्राइट।
अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाती हैं, तो ये आपको मिलता है फर्स्ट ब्राइट। ये आपने पढ़ रखा है चैप्टर तो आपको समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी न्यूमेरिकल तो आप कर लेंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। मैं फॉर्मूला बता दूंगा, आपको वैल्यू पुट करना है बस। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ब्राइट होता है। तो सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे आते रहते हैं। चलिए ठीक है। तो अब कहानी ये है कि ये एक्सपेरिमेंट होता है और आपको ये ब्राइट और डार्क की पोजीशन के लिए क्वेश्चन आ जाता है, क्या पोजीशन बनेगी, क्या एंगल बनेगा, तो वो आपको फाइंड करना होता है। तो इसमें एक बात याद रखें, ये आप सेंट्रल ब्राइट है तो यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट डार्क आ रहा है तो फर्स्ट डार्क का यहाँ सेंटर से फर्स्ट डार्क का कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ओके। तो एक रिलेशन होता है एक तो पोजीशन आप बता सकते हैं एंगुलर पोजीशन, कि कितना ऊपर जाके आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। और दूसरा हम बता सकते हैं कि यहाँ से कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट रहता है जिसमें एक फॉर्मूला होता है कि ए साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स, ए साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ए साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स। डेल एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है कि डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट और वेवलेंथ, यानी कि आपको लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा कितना दिया है, 600 नैनोमीटर। इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो क्वेश्चन करेंगे तब कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। फर्स्ट मिनिमम, ये जो वर्ड है ना मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है डार्क। अगर मैक्सिमम बोलता तो वो ब्राइट की बात करता, मिनिमम बोल रहा है मतलब डार्क की बात कर रहा है। और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, यानी कि आपको फर्स्ट डार्क के बारे में बात करना है, ओके। और किस एंगल पे मिलेगा, तो वो एंगल क्वेश्चन में आपको दिया है 30 डिग्री। तो तीन बातें समझी आपने, मिनिमम यानी कि डार्क, फर्स्ट, ओके, और ये एंगल। तो कहानी ये है कि पाथ डिफरेंस से डिसाइड होता है कि कहाँ पर मिनिमम मिलेगा यानी डार्क मिलेगा और कहाँ पर ब्राइट मिलेगा। अब पाथ डिफरेंस की बात करूं मैं किसके लिए, डार्क के लिए। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है आपका एन लैम्डा। डार्क मतलब मिनिमम के लिए। अब एन क्या है, तो एन की वैल्यू जैसे आप बन रखें तो आपको मिल जाएगा लैम्डा, एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ। आपको फर्स्ट मिनिमम चाहिए तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी फर्स्ट डार्क के लिए 1, सेकंड डार्क के लिए 2, थर्ड डार्क के लिए 3, इस तरीके से रखते जाना है। तो हमारे केस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देता हूँ कि ए साइन थीटा इक्वल टू डेल एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला है। और आपको किसके लिए सॉल्व करना है, मिनिमम यानी डार्क के लिए। तो आप इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब एन की वैल्यू क्या रखें, तो आप ये देख लो, आपको फर्स्ट डार्क चाहिए तो एन की वैल्यू 1 रख लेना। तो यहाँ पर ए इंटू साइन, एंगल पहले से ही आपको दिया है कि 30 डिग्री के एंगल पे आपको मिलेगा फर्स्ट डार्क। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो क्योंकि आपको फर्स्ट डार्क बताना है। और लेमडा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेमडा कितना दिया है देखो हमारे पास 600 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर अच्छा नहीं लग रहा तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। साइन 30 की वैल्यू पुट कर दें आप, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये आपको दिया हुआ है 600 इंटू 10⁻⁹। इस 2 को इधर ले जाओ क्योंकि हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द स्लिट, और स्लिट की विड्थ को मैंने ए माना है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻⁹। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपको मिलेगा A इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻⁻⁹। मैं पॉइंट को यहाँ लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये किस में आ गया, मीटर में आ गया है। तो मैंने ये फाइंड कर लिया विड्थ ऑफ द स्लिट। 10⁻⁻⁶ को माइक्रो भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2 माइक्रोमीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने एंगल पे जाके आपको मिल रहा है फर्स्ट डार्क। तो वो एंगल पहले से ही दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए एंगल दे ही रखा था आपको, और A sin थीटा इक्वल टू डेल एक्स, इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। जब आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ये होता है पाथ डिफरेंस। और इस टॉपिक का एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, एक होता है फाई, जिसको बोलते हैं फेस डिफरेंस। कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको फेस डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ डेल एक्स, k टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। और k यहाँ पे क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन, फेस डिफरेंस वाला, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उसमें। अभी के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, देख लें। आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट में एक क्वेश्चन देखिए आपको मिल जाएगा। ये दोनों अलग होते हैं, वो डिफ्रैक्शन था और ये आपका इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोनों के फॉर्मूले थोड़े से अलग हैं, तो बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो डबल स्लिट के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि अभी हमने सिंगल स्लिट यूज़ किया था, इसमें आपको डबल स्लिट यूज़ करना होता है। जैसे एक स्लिट, बीच में थोड़ा सा गैप, और फिर दूसरा स्लिट। तो इस तरीके से होते हैं हमारे पास डबल स्लिट। अब लाइट के सोर्स होते हैं, देखो एक S1 सोर्स है, दूसरा S2 सोर्स है, दोनों से लाइट आती है, और सामने क्या लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है। ठीक है, सामने स्क्रीन लगा होता है। और कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जो सेंटर है, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है, देखिए इसका सेंटर पॉइंट ये मान लेते हैं। तो थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, तो ये देखो, ये तो सेंटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है ब्राइट, यानी कि एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है, इसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। इसके बाद आपको मिलता है फर्स्ट डार्क, फिर मिलता है आपको फर्स्ट ब्राइट, इसके बाद आपको मिलेगा सेकंड डार्क, और ये सेकंड ब्राइट, ऐसे ही नीचे मिलते जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपको मिलेगा फर्स्ट डार्क, इसके बाद फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। तो ऐसा सेटअप रहता है। वहाँ पे सिंगल स्लिट था, इसमें डबल स्लिट होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये सब तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, बाकी क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। टू लाइट वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी I0, देखिए दो लाइट वेव होती हैं, तो एक लाइट S1 सोर्स, दूसरा S2 सोर्स, और मान लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है। मैं अभी अलग अलग मान रहा हूँ, हालांकि आपको दोनों का बराबर दिया हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। तो इंटेंसिटी बराबर है, ये दोनों अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट अगर मिलती हैं किसी पॉइंट पर,
तो देखिए वहाँ पर एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि अगर टू लाइट सोर्स अगर मीट करते हैं किसी पॉइंट पर तो वहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने का, कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कहाँ करनी है। अब यहाँ पर ये फाई क्या होता है, फेस डिफरेंस होता है। अब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हैविंग अ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 8। तो ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भैया पाथ डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स। तो डेल एक्स हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा बाई 8, ये दिया है पाथ डिफरेंस। तो जिस जगह पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 8 का है उस जगह पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो कोई बात नहीं, इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फेस डिफरेंस चाहिए, यानी कि फाई। तो आपको मैंने बताया था कि जो फेस डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के डेल एक्स। के कितना होता है, तो के होता है आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा, और डेल एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा बाई 8। पाई से पाई कैंसिल कर दोगे और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी हमने सॉल्व किया तो हमें फेस डिफरेंस कितना मिल गया, पाई बाई 4 का। पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। तो ये 180 होता है, पाई 4 से डिवाइड कर दो, तो ये या तो पाई बाई 4 लिखा रहने दो या फिर आप इसको 45 भी लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे फाई फाइंड कर लिया, क्योंकि फाई मिल गया। अब यहाँ पर अपन इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मुझे I1 I2 की वैल्यू रखनी है। तो हमें पता है कि ये दोनों की इंटेंसिटी क्या दे रखी है, I0, ठीक है ना। ईच ऑफ इंटेंसिटी I0, यानी कि I1 और I2 हमारे लिए बराबर हैं। ये चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे केस में I1 इक्वल टू I2, दोनों की वैल्यू सेम है, और कितना दिया है क्वेश्चन में, I0। चलिए रख दो, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो I1 की जगह पुट करेंगे I0, I2 की जगह पे भी I0 पुट कर दो, और 2 रूट I0, I0 रूट के अंदर हैं दोनों, और कॉस फाई। अब फाई कितना रखेंगे बताइए इसमें, तो कॉस फाई हमें रखना है 45। ओके, I0 प्लस I0 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ I0, I0 इंटू I0 का स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2I0। और cos 45 की वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसमें से देखें तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कितना कॉमन लें, तो I0 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो I0 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका 2 प्लस, यहाँ क्या 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और अपॉन में आपको दिया है √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा। अब या तो आंसर ऐसा ही छोड़ दो आप कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू I0 और 2 प्लस √2, तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो √2 की वैल्यू रख सकते हैं। आपको अगर आगे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, I0 को I0 रहने दो और 2 प्लस √2 की वैल्यू रख दो, तो 1.414 ये वैल्यू रख दो, और 2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.414, और I0 का मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगी आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 3.414 I0।
हमें आई नॉट की टर्म्स में ही आंसर देना था, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। इसमें मेन फॉर्मूला कौन सा है, तो देखें आप, इसमें एक तो हमने ये यूज़ किया है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखें कि फेज डिफरेंस इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल एक्स, और पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, तो बस पाथ डिफरेंस यानी कि डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, के होता है 2 पाई/λ, सॉल्व किया तो आपको फाई मिल गया, फाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका बी पार्ट भी कंप्लीट किया। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। हमें दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड, ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है, सिलेंड्रिकल रॉड आपको दे रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है। चलिए ठीक है, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n मान लेते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 2/√3, ये आपको दिया हुआ है। इस कैप्टन एयर, एयर में रखा हुआ है, यानी कि बाहर जो मीडियम आप देख रहे हैं वो है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। चलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगा, ट्रांसपेरेंट सॉलिड जो भी बना हुआ है, इसका मटेरियल जो भी है उसमें एंटर होगा, और ये लाइट बेंड हो जाएगा। अब इस मटेरियल के अंदर से ये लाइट बाहर की तरफ जाना चाहता है, यानी कि एयर में आना चाहता है तो ट्रांसपेरेंट, तो लाइट बाहर आ सकती थी। तो ये एयर कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम, और ये जो मटेरियल है वो है आपका डेंसर मीडियम। अब लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ, तो लाइट यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर दिया मैंने नॉर्मल। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल जो बनेगा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस तरफ जो एंगल बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे जो है ये वाली है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है अलोंग द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम हो गया। तो इस केस में ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। एक्चुअली ये TIR का क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एंगल 90, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम इज 90 डिग्री। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो एंगल देख रहे हैं ये आपका क्रिटिकल एंगल है। क्या है ये, क्रिटिकल एंगल। अब एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या था उसका यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो साइन C होता है क्रिटिकल एंगल, वो इक्वल होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। अब ये आपको n की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि साइन C इक्वल टू 1/n। अब n का रेसिप्रोकल कर दो, n है 2/√3, तो 1/n कितना हो जाएगा, √3/2, यानी इसका रेसिप्रोकल। अब साइन किस एंगल पे आपको ये वैल्यू देता है, √3/2 हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से आपका एंगल C कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एंगल C फाइंड कर लिया, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब जरा ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। अब इसमें एंगल C कितना है, 60 डिग्री, यानी कि तो फिर ये एंगल अगर निकालना हो तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो इस एंगल की अगर हम बात करें, इसको यहीं लिख लेते हैं नीचे। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 90 - C, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 है
इन दोनों का सम 90 होगा, तो 90 में से आप c हटा देंगे तो 90 माइनस c मिल जाएगा। अब c की वैल्यू 60 है, तो 90 माइनस 60 यहाँ पे लिख दो, 90 माइनस 60, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने ये एंगल फाइंड किया, तो ये एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ओके, तो ये पूरी कहानी जो मैंने TIR का कंसेप्ट लगाया वो किसके लिए, ये एंगल फाइंड करने के लिए। बट मुझे तो थीटा फाइंड करना है, और ये थीटा और ये इक्वल तो है नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट बेंड हुआ है, तो वर्टिकली अब एंगल बनेंगे नहीं यहाँ पर। तो क्या करें, अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने का एक सिंपल तरीका आपको आना चाहिए कि यहाँ पर देखो मीडियम एयर है बाहर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैसे कर रहे हैं अपन, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हम बाहर लगाएंगे एयर में, तो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ एंगल। अब एयर में कितना एंगल बन रहा है, थीटा से, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ कहाँ पर, इस मटेरियल के अंदर। तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे आप, जो कि आपको दिया है 2/√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन ऑफ एंगल से। अब इस मटेरियल के अंदर कितना एंगल बना है, 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा इक्वल टू 2/√3, साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√3। मुझे थीटा चाहिए, तो कोई बात नहीं, साइन को उस तरफ भेजिए, साइन जब उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√3, यानी कि इनवर्स फंक्शन होता है। ये साइन इनवर्स को 1/साइन ना समझे, 1/साइन तो रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल तब होता है जब ये इनटू में होता, इनटू वाला नंबर डिवाइड में पहुंचता है। बट हमें पता है कि साइन एंड थीटा इनटू में तो होते ही नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन, उन्हें पता है ये इनवर्स फंक्शन होता है। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, इस तरीके से आपको थीटा मिल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन, प्रूव दैट इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम the time period of revolution of an electron in nth orbit is proportional to nq। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो टाइम पीरियड होता है nth ऑर्बिट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n की पावर 3 के, n की पावर 3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कर देते हैं प्रूव। प्रूव करना बहुत सिंपल है। देखो जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें, जैसे कोई भी एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। तो मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व हो रहा है। चलिए कोशिश करता हूँ सही सर्कल बन जाए, बाकी आप समझ लेना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास 1 प्रोटॉन होगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई चार्ज होगा, जबकि इसके पास कितना होता है, माइनस ई चार्ज होता है, ई प्लस और ई माइनस। न्यूक्लियस पे चार्ज को हम जेड ई लिखते हैं, प्लस जेड ई। अब चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो प्लस ई हो जाएगा, और 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है एक फोर्स,
क्या लगता है, फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज है आपका -e, और एक यहाँ पर प्रोटॉन, इनके बीच में फोर्स लग रहा होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे किसका काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये एक बात आपको समझना पड़ेगा। तो हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो बस ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाइए आप। ये होता है आपका mv²/r, इसका रेडियस r मान लेते हैं इस ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन का मास m मान लो, इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये हो जाएगा E/E, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r²। तो मैं ये सब कर क्या रहा हूँ, देखो आपको बता दूं कि ये चल क्या रहा है। एक्चुअली में टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2πr, और कितनी स्पीड से, v स्पीड से। तो बस ये फॉर्मूला लगाना है तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा, बट उसके लिए मेरे पास रेडियस होना चाहिए और वेलोसिटी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रेडियस और वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेडियस और वेलोसिटी मुझे मिलेंगी यहाँ से। चलिए ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे r से आप इसका स्क्वायर काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका mv² इक्वल टू e को क्या लिख सकते हैं, e², और अपॉन में आपको मिल जाएगा 4πε0। एक काम करता हूँ, इस r को भी उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे r का मल्टीप्लाई कर दो, तो rmv², ठीक है, rmv² इक्वल टू e²/4πε0, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज किया था, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो वोर्स मॉडल के पोस्टुलेट के अंदर आता है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरीके से मैं वोर्स के सेकंड पोस्टुलेट का यूज करने वाला हूं अब। तो वोर्स मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो आपको बताता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एल से डिनोट किया है। ये होता है n टाइम्स ऑफ h/2π, ये होता है एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपका mvr, तो mvr इक्वल टू nh/2π, nh/2π। इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशन है, इसमें रेडियस भी है वेलोसिटी भी है, इसमें भी देखो रेडियस वेलोसिटी है। सॉल्व करके दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो और यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड, यानी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व कैसे करें, तो एक काम करते हैं, मैं डिवाइड करके सॉल्व करूंगा। तो हमें डिवाइड करके किसी एक को कैंसिल करवाना है, या तो v कैंसिल कर दो या r कैंसिल कर दो। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे r है और यहाँ पर भी r है, तो डिवाइड करने में r से r कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो आप एक तरीके से समझो कि डेरिवेशन भी मैं करवा रहा हूँ आपको, किसका, रेडियस का और वेलोसिटी का। अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है कि रेडियस फाइंड करो वेलोसिटी फाइंड करो, तो आप फाइंड कर लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी इस चैप्टर का, और आपको आता भी होगा। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाएं। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 लिख लो, कितना था इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास mv²r, और इसकी LHS को डिवाइड कर देना है किससे, mvr से, और इसकी RHS में है e²/4πε0
एप्सिलॉन नॉट। इसको डिवाइड करना था, मैं इनटू लगा रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं 2 पाई को ऊपर कर दूंगा और एन एच को नीचे कर दूंगा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और v से इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी आपको v मिल जाएगा। इधर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, यानी कि आपको मिल जाएगा ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना आ गया 2 और एप्सिलॉन नॉट एन और एच। तो देखिए मैंने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर ली है। हमने क्या फाइंड कर लिया है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी फाइंड हो गया है, अब इसके बाद हमारा काम है कि रेडियस और फाइंड करें। अब रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप एक बार देख लें। वेलोसिटी आ गया ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। रेडियस फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी को कैंसिल करेंगे, जैसे कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैंने रेडियस को कैंसिल किया था। अब ऐसा कुछ करो कि वेलोसिटी कैंसिल हो। अब यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है और इसमें सिर्फ वेलोसिटी है। अगर वी स्क्वायर होता तो डिवाइड करने में कैंसिल हो जाता, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी कैंसिल करनी है। तो स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को तो ऐसे ही लिखेंगे हम। इक्वेशन 1 है हमारे पास एम वी स्क्वायर आर, और इसको डिवाइड कर लेते हैं, या एक काम करो, पहले इसका स्क्वायर कर देता हूँ, बाद में उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। पहले स्क्वायर कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद अब इससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना है देखो, एम वी स्क्वायर आर। और इस तरफ देखिए यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा आपका, आर एच एस का स्क्वायर किया तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। करना डिवाइड था, इनटू लगा दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में आ जाएगा अपना ई स्क्वायर। बस होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो कि हम चाहते हैं, आर से स्क्वायर हट जाएगा, एम से इसका स्क्वायर हट जाएगा। इस तरफ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई, पाई से स्क्वायर कटेगा इसका, है ना, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे आर, एम बचेगा, एम को डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर का m आ जाएगा एक, तो m को लिख लो, m पाई तो पहले से ही है, और ये ई स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेडियस। रेडियस सॉल्व करने पर आंसर कितना आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। तो अगर रेडियस का डेरिवेशन होता तो रेडियस भी कर लेते हैं। अगर कभी कोई भी आपको हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट लेना है, तो यहाँ पे जेड ई हो जाता है, तो हम मास यहाँ पे जो चार्ज कितना होता है, जेड प्लस जेड ई के इक्वल चार्ज लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो जेड की वैल्यू मैंने बंद कर दिया। ओके, अब आपके पास फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा था आपको, इसका इस्तेमाल करें। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या करेंगे, 2 पाई आर अपॉन वी रख दो, तो 2 पाई, और आर की जगह पर रेडियस कितना रखेंगे बताइए, रेडियस रखेंगे हम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, और
डिवाइड करना है v से, तो मैं इनटू लगा देता हूँ, तो v का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर रख दो आप, तो 2 एप्सिलॉन नॉट NH और ई स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें, बाकी अपन आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और तो कुछ देखो कैंसिल हो नहीं रहा है इसमें। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड, तो 2 इंटू 2 ये हो गया आपका 4, एन स्क्वायर इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, एन की पावर 3, और एच स्क्वायर इंटू एच ये कितना हो जाएगा, एच की पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है एम ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर यानी ई की पावर 4। तो ये देखिए आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी भी ऑर्बिट के अंदर। तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, 4n³ h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन एम ई की पावर 4। अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो टाइम पीरियड n की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको यही साबित करना था कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3। तो थोड़ा सा लेंथी है, बट मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया, ताकि वैसे भी ये अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी का डेरिवेशन करें या टाइम पीरियड का या फिर रेडियस का। तो इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हमने कर दिए, रेडियस भी फाइंड कर लिया, वेलोसिटी फाइंड कर ली, टाइम पीरियड हो गया, और इनकी हेल्प से आगे जाके आप इनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप वेलोसिटी का यूज़ करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। रेडियस है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1)Q2 अपॉन R। तो R आपके पास है, चार्ज आपके पास है, K आप जानते ही हैं, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर देंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। मतलब इस डेरिवेशन से आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, लेंथी समझ के स्किप ना करें, क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21, तो सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला जा रहा है कि पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज मेड बाय डोपिंग। तो पी टाइप बनाना है, तो पी टाइप बनाने के लिए देखो हमें पता है पी मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, और पी टाइप का अगर आप बनाना चाहते हैं कोई सेमीकंडक्टर, तो उसमें होल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और होल्स तब होंगे जब आप इसमें ऐड करते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी एटम। तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी एटम का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। तो इस टाइप के एटम आपको ऐड करने पड़ेंगे ट्राई वैलेंट। तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब इनके पास होल्स होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन एक जगह खाली है, इसको होल मान लेते हैं, तो ये एक होल लेके आते हैं। तो हर एक एटम क्या लेके आता है, एल्यूमिनियम का एटम एक होल अपने साथ लेके चलता है। ओके, तो इन्हें बोलते हैं ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट से हम क्या बनाते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं, नेगेटिव टाइप, क्योंकि पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 जगह पर आ जाएंगे और एक एक्स्ट्रा रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं वो। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। आगे लिखा है कि बाय डोपिंग एवरेज ऑफ 1 डोपेंट एटम पर 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम। तो इतने सिलिकॉन एटम जब होंगे तो उनके बीच में एक आप क्या डालेंगे, इम्प्योरिटी एटम, जिसको बोलते हैं डोपेंट एटम। मान लो एल्यूमिनियम डाल रहे हैं, तो इतने सिलिकॉन के एटम, इन सब के बीच में एक एल्यूमिनियम का एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एल्यूमिनियम का एटम है, मतलब इसके पास एक होल है। तो इतने सारे जब सिलिकॉन के एटम के बीच में होल कितने होंगे, 1 होल रहेगा। ओके, तो ये तो समझ में आया।
आगे देखते हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम आपको दिया हुआ है कि पर मीटर क्यूब में कितने सिलिकॉन के एटम हैं। चलिए ठीक है, तो आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे पर मीटर क्यूब, या पर सेंटीमीटर क्यूब पूछा है इन्होंने, तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने होल्स हैं हमें ये फाइंड करने हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स इन कितने सिलिकॉन के एटम, 5 इंटू 10⁻⁷ सिलिकॉन एटम। इतने सिलिकॉन के एटम के बीच में कितने होल्स हैं, एक होल है, क्योंकि आप 1 डोपेंट एटम डालोगे तो आपको 1 होल मिलेगा। तो इतने सिलिकॉन के एटम के बीच में हम डालेंगे एक डोपेंट एटम, तो आपको एक होल मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इन, अगर ऐसे मेथड लगाएं तो 1 सिलिकॉन एटम, तो 1 सिलिकॉन एटम के लिए कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड में ले आना, तो 1/5 इंटू 10⁻⁷। ओके, और हमें कितने एटम के लिए चाहिए, पर मीटर क्यूब, और पर मीटर क्यूब मतलब इतने सारे एटम के लिए। तो 1 एटम के लिए अगर इतने होल्स हैं तो इतने एटम में क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ होल्स इन 5 इंटू 10⁻28 एटम्स, तो इतने एटम्स के लिए कितने होल्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁷, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 इंटू 10⁻28 से। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 10⁻28 - 7, यानी कि 21। तो इतने सारे एटम अगर हैं तो उसमें इतने होल्स होंगे। अच्छा, तो इतने सारे एटम कितनी जगह पर हैं, पर मीटर क्यूब में है ये, ठीक है। तो ये हमने आंसर निकाला है कि नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब। लेकिन हमसे किस में पूछा जा रहा है, पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 10⁻21 मीटर क्यूब डिवाइड में है, तो हम एक काम करते हैं, मीटर क्यूब को चेंज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर को अगर चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻2 का। तो मीटर चेंज होता है सेंटीमीटर में, लेकिन इसकी पावर 3 है, तो आप भी अपनी पावर 3 लगा दो। तो ऐसा करने से आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये हो जाएगा -6, और 10⁻, हाँ, तो ये किस में आ रहा है, पर मीटर क्यूब में हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, पर मीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, माय मिस्टेक हो गई, इसमें मीटर क्यूब है तो इसको आप चेंज करेंगे, पावर पॉजिटिव आएगी। मैंने गलती क्या कर दी, माइनस की लगा दी। तो ये हो जाएगा आपका 6, और ऊपर भेजेंगे आप तो -6 हो जाएगा। ऊपर भेजेंगे तो -6, और 10⁻21 -6 कर दो तो 10 आपको मिल जाएगा 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो 10⁻15 आपको मिल जाएंगे डोपेंट एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर यहाँ लिख देते हैं कि नंबर ऑफ होल्स, जितने डोपेंट एटम उतने ही होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स किस में मिलेंगे, ये पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। नंबर ऑफ होल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा आंसर।
क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने होल्स होंगे। ये जो ऊपर वाला आंसर था ये भी सही था, बट ये नंबर ऑफ होल्स पर क्यूबिक मीटर में था और हमें सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो हमने आंसर चेंज किया है बाद में। बाकी आप अगर ये नहीं लिखा होता क्यूबिक सेंटीमीटर तो मैं यहाँ यहीं पे छोड़ देता इसको। तो देखिए इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। तो ये देख लें, हमने इसको कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डेरिवेशन स्किप ना करें, थोड़े लेंथी हैं लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आप समझिए, तो मैंने आपको बोर्ड से पोस्टुलेट समझा दिया। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट भी है। कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, वेलोसिटी का डेरिवेशन है, रेडियस का डेरिवेशन है, टाइम पीरियड है, और इसी से आगे जाके आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो ये इतने सारे डेरिवेशन इसके आगे एक दो स्टेप में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेन था इसका पार्ट, और ये हमने देख ही लिया। तो ये जो क्वेश्चन था वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था, इसको भी कंप्लीट किया। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन जिसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और एक ये फेस डिफरेंस इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल एक्स, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और ये फॉर्मूला आगे वाले क्वेश्चन में किया था। तो सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम करते हैं एंड, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे।